તો આ બધા અંગે આપણે ખાસ ચર્ચા કરીશું અને આ માટે આપણી સાથે ઓલ इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल चेयरमैन राजेश रोकड़े जोड़ाई गया है। राजेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और जिस तरीके से हम ये प्राइजेस देख रहे हैं, ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं 13-14% सिल्वर की प्राइजेस बढ़ चुकी है ये 2026 शुरू होने के बाद, और 7-8% गोल्ड की। तो इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे? जो खरीदारी है उस पे किस तरीके का इम्पैक्ट है? सभी को नमस्ते। ऐसा है कि गोल्ड और सिल्वर बढ़ने वाला है, ये ऐसे तो 2 से 3 सालों से ही लग रहा था, और सिल्वर ने तो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से तेजी दिखाई है। अगर 1 साल पहले मैं चांदी के लिए देखता हूं तो 90-95,000 के फिजिकल मार्केट में रेट थे, जो कि आज 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं। और आप देखेंगे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, और गोल्ड ने भी जबरदस्त तरीके से रेट में एप्रिसिएशन दिया है। उसके लिए प्रमुख बहुत सारे कारण है, उसमें से अगर प्रमुख कारण मैं गोल्ड के लिए देखता हूं तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, और अगर मैं चांदी के लिए देखता हूं तो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सिल्वर ये बहुत ज्यादा बड़ा है। और विशेष तौर पे जिस तरीके से चाइना ने पहले रॉ सिल्वर एक्सपोर्ट इजीली होती थी, उसे 95% तक के उन्होंने बैन कर दिए। ओनली फिनिश गुड्स ही वहां से एक्सपोर्ट होगा। और सिल्वर में सबसे एक बड़ी चीज ये भी है कि ईवी में चांदी, ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है उसमें चांदी का बहुत ज्यादा बैटरी में यूज होता था, और वो 6-6 घंटा लगता था चार्ज करने के लिए एक गाड़ी को। तो अभी नई बैटरीज में और ज्यादा चांदी लगने लगी है, जिससे कि वो 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे में रिचार्ज हो सकती है। इस वजह से चांदी का डिमांड इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बढ़ गया है। साथ ही साथ सोलर इंडस्ट्री में भी अगर मैं देख रहा हूं तो हर साल जो 13-14% का डिमांड रहती थी, वो बढ़ के हर साल 2 से 3% से बढ़ रही है। तो ओवरऑल चांदी का जो डिमांड है एवरी ईयर इंडस्ट्रियल यूज बढ़ते जा रहा है, और डिमांड और सप्लाई का जो ये कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, ये कारण है। और साथ ही आपने देखा होगा अभी ये रुपया भी हमारा काफी वीक हुआ है, ये भी एक इसको सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से चांदी और सोना दोनों बढ़ते जा रहे हैं, और अनुमानित था ही ये बढ़ने वाला है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में सिल्वर $100 इंटरनेशनली क्रॉस करेगा, और गोल्ड $5,000 इंटरनेशनली क्रॉस करेगा, जिससे कि भारत में गोल्ड के अगर रेट में देखता हूं तो 1,60,000 से ऊपर जाएंगे, और सिल्वर के रेट 3,50,000 से ऊपर जाने की संभावना है। ओके, तो 3 लाख तो આપણે સર કરી લીધા છે ચાંદીમાં, અને 3,50,000 સુધી ચાંદીની કિંમતો જઈ શકે છે। અને સોનાની આપણે વાત કરી, ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં $5,000 અનુમાન, એટલે કે 1,60,000 સુધી સોનું આપણને પહોંચતું જોઈ શકાય છે। 1,43,000, 1,44,000 પર અત્યારે આપણે સોનામાં કામકાજ જોઈ રહ્યા છે। राजेश जी, तो इस तरीके की जो कीमतें बढ़ रही है, तो जो शादी वगैरह की शॉपिंग होती है उस पर क्या इम्पैक्ट है? और क्या लोग अपने पास जो गोल्ड या सिल्वर है उसको लेकर एक्सचेंज करा के, मतलब रिसाइकल गोल्ड और सिल्वर खरीदा जा रहा है? किस तरीके का माहौल है यहाँ पे? बिल्कुल, जिस तरीके से गोल्ड रेट बढ़े हैं इसमें कुछ लोगों ने इसे पॉजिटिव भी लिया है, कुछ लोगों ने निगेटिव भी लिया है। अगर मैं देखता हूं निगेटिव ऐसा है कि जिन लोगों का बजट नहीं बैठता है, जिनका पॉकेट साइज डीप नहीं है, उन्होंने अपना वजन के हिसाब से थोड़ी ज्वेलरी कम कर ली है, क्योंकि उनका पॉकेट उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। कुछ लोगों ने जो शादियों में उनकी जो लगता था ये कि मेरी फिजूल खर्ची है, उस खर्चों को कटौती किया है, और उन्होंने वो फंड भी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ लाया है, जिससे कि उन्हें ये लगता है ये सेफ हेवन, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, और भविष्य के लिए ये बहुत काम में आएगा। इस वजह से वो कस्टमर भी हमारे पास बढ़े हैं। साथ ही साथ कुछ कस्टमर ऐसे भी हुए हैं जो लाइट वेट ज्वेलरी खरीदते हैं, और जो कि उनको लगता है मेरे बजट फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसी बहाने हमारा एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो उनकी खरीदारी बढ़ चुकी है। साथ ही साथ जैसे कि आपने पूछा मुझे कि पुराना सोना और चांदी, तो हाँ, निश्चित तौर पे पहले जो पुराना सोना चांदी हमें जितना हम बेचते से उससे 10% आता था, लेकिन अभी वो हमने बढ़ते हुए देखा है। 20 से 22% तक के लोग पुराना सोना और चांदी रिसाइकल भी कर रहे हैं, और दैट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। तो उससे भी लोग अपना काम चला रहे हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि अपने घर में अगर कोई ऐसी ज्वेलरी रखी है जो यूज नहीं हो रही है, उसे वो रिसाइकल कर रहे हैं। तो दोनों तरह के कस्टमर मार्केट में अवेलेबल है, और यही कहूंगा कि कस्टमर को अब ऐसा लगने लगा है कि और ज्यादा रेट बढ़ जाएंगे तो शायद उनके घर की ज्वेलरी और मतलब बेचने वाले कम है और रिसाइकल करने वाले ज्यादा है, और अगर रेट बढ़ गए तो शायद उन्हें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से लोग खरीदारी कर रहे हैं।
ઓકે, તો રીસાયકલ હોય પણ ખરીદારી અહીં આગળથી થઈ રહી છે અને વેચવાવાળા તો ઓછા છે, ખરીદવાવાળા અહીં આગળથી સોનાની અને ચાંદીની જે રીતે કિંમતો વધતી દેખાઈ રહી છે એ ખરીદી રહ્યા છે। राजेश जी, और एक पॉइंट, ये जो प्राइस आउटलुक पे हमने बात की और जो कीमतें बढ़ने की वजह है, ट्रेंड पे भी हमने बात की, पर हम जिस तरीके से देख रहे हैं जो ट्रेड डील है वो फंस गई है, एक तरीके से नहीं हो रही है और सामने हमारी ईयू के साथ करार होने का एक हमने अभी न्यूज़ आते हुए देखी है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे इसको लेकर किस तरीके के इम्पैक्ट आया है, ये एक्सपोर्ट वगैरह को लेकर? देखिए, मैं मानता हूं कि एक्सपोर्ट में थोड़ा सा इफेक्ट आया है टैरिफ वार के वजह से। टैरिफ वार क्या, ये एक तरह से अभी वर्ल्ड वार ही चल रहा है, ये ट्रेड वार चल रहा है, वर्ल्ड वार चल रहा है, प्राइस वार चल रहा है। और आप देखेंगे जियोपॉलिटिकली, आप जो पहले यूक्रेन के केस में अगर आपने देखा होगा तो यूरोपियन नेशन और यूएस एक साथ खड़े थे, और जबकि यूएस ने वेनेजुएला पे जिस तरीके से उनके राष्ट्रपति को अपने यूएस बंधक बना के लेके गए, उसके ऊपर ग्रीनलैंड में जो चल रहा है, तो ग्रीनलैंड के वजह से नाटो ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशन और यूएस ये भी एक आमने सामने है, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और टेंस बढ़ेगा। और ये जो पहले वेपन्स से लड़ा जाता था कोई भी वार, लेकिन अभी ट्रेड वार से वर्ल्ड वार चल रहा है, इस वजह से बड़ी मुश्किल है। आत्मनिर्भर भारत और हर देश को अभी अपने आप पे ही भरोसा रख के अपने मार्केट चुनने पड़ेंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट तो 100% कर रहा है। ओके, तो अपना ट्रेड वॉर इम्पैक्टની પણ વાત કરી। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका धन्यवाद।